गुड मॉर्निंग वंस अगेन। भारतीय राज्य व्यवस्था का इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मूल संरचना को। मूल संरचना जिसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, इसका परिभाषा है कि भारत का एक न्यायिक सिद्धांत है जिसके अनुसार भारतीय संविधान के कुछ निश्चित मूलभूत लक्षण यानी कि फीचर हैं जिन्हें संसद के किसी अधिनियम द्वारा बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन्हें देखते हैं। उसमें से पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का सबसे अच्छा निहितार्थ है। तो इसमें बताया गया है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी को कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है ना। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो संविधान की मूल संरचना मूल सिद्धांत का एक समूह है जो राज्य की पहचान बनाती है, इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे हटा दिए जाने पर संविधान का एकमात्र सिद्धांत निरस्त हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राज्यों को संशोधन शुरू करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में विवादों को हल करने के लिए संसद की संयुक्त बैठकें। फिर है कि यदि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो उपलब्ध में से कौन सा कथन गलत है? तो दो को गलत माना गया है, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं, यानी कि जो अपर हाउस होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा कहते हैं, वहाँ इसे पेश किया जाता है। राज्यों का जो विधानमंडल है वहाँ पेश नहीं किया जाता। दूसरा है कि संसद के प्रत्येक सदन को विधेयक को अलग अलग पारित करना होगा। असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। चौथा महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन को उस प्रावधान के संबंध में कई तरीकों से पारित किया जा सकता है जिसमें संशोधन करना है। पहला है कि साधारण बहुमत है, दूसरा विशेष बहुमत है और तीसरा जो कहता है कि राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत, जब विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तब। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 157 राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए। दूसरा है अनुच्छेद 123 संवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पर अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। फिर तीसरा है कि अनुच्छेद 3 किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित है और चौथा कहता है कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। निम्नलिखित विषयों के लिए राज्यों की सहमति से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जो प्रयुक्त प्रश्नों में दर्शाया गया था पॉइंट 3, जिसमें राज्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता था। तो पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। दूसरा है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। फिर कहता है कि संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368, यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रश्न है कि मूल संरचना से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि मूल संरचना क्या है। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। फिर कहता है कि भारत के विधि आयोग ने भारत के अटॉर्नी जनरल की मदद से संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। डी कहता है ना तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। तो इसका उत्तर डी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसे आप खोज करके देख सकते हैं। प्रश्न है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये है संविधान के भाग 3 में निहित है। फिर कहता है मानवाधिकार, फिर है परलौकिक अधिकार और अंत में कहता है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा।
कहता है कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के एक प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि इसने कुछ मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के दायरे को इस आधार पर बढ़ा दिया था कि पहला है कि आवश्यक संख्या में राज्यों के संशोधन की पुष्टि नहीं की थी, संशोधन आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, फिर कहता है संशोधन ने संविधान की एक बुनियादी विशेषता को निरस्त कर दिया, और लास्ट में कहता है कि राज्यसभा को निर्धारित बहुमत से संशोधित पारित नहीं किया था। तो आप जानते हैं कि ये बुनियादी विशेषता पर प्रभावित अनुच्छेद है 368, तो इसका उत्तर सी होगा। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन ये है, आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें, स्तंभ ए को स्तंभ बी से। तो शंकरी प्रसाद का मामला कब आया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी को दिया गया है। ए का संबंध जो है वो 4 से है। शंकरी प्रसाद का मामला 1951 से है। 24वां संशोधन ये कब हुआ था? तो ये है 1971। फिर है इंदिरा गांधी का मामला, ये हो जाएगा 1975। और लास्ट में है वामन राव मामला, ये है 1981। देखिए, शंकरी प्रसाद मामला 1951 ने प्रथम संशोधन 1951 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है ना। यहाँ पर ये 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में कहा गया था। फिर आता है गोलकनाथ मामला, जो 1967 में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद ने इस निर्णय के जवाब में 24वां संशोधन 1971 को लागू किया था। फिर आता है इंदिरा गांधी केस 1975 को चुनाव केस भी कहा जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वां संशोधन 1975 के प्रावधानों को अमान्य कर दिया है ना। जो 1975 में आया था 39वां संशोधन, इसे अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव विवादों में शामिल होने वाले न्यायालय की शक्ति को सीमित कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है कि चुनावी केस किसे कहा गया है? 1975 के संविधान संशोधन को, 1971 के संविधान संशोधन को, 1967 के संविधान संशोधन को। तो उत्तर होगा चुनावी केस 1975 के संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो था 39वां संविधान संशोधन। प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किस संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी? तो इसमें से पहला को सही माना गया है, 101वां संशोधन अधिनियम 2016। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इस अधिनियम ने 1 जुलाई 2017 के भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। इस अधिनियम ने संसद और राज्यों को जीएसटी में कानून के लिए कानून बनाने के लिए संवर्ती कर लगाने की शक्ति दी। इसलिए इस संशोधन को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत का अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। इसके अलावा अन्य संशोधन जो है उसे देखते हैं कि 103वां संशोधन 2019 में लाया गया, जिसका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। फिर 105वां संशोधन 2021 में लाया गया, जिसमें कि है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया था। 106वां संशोधन 2023 में लाया गया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें यानी 15 साल के लिए सभी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। तो ये सभी प्रश्न था मूल संरचना से संबंधित क्वेश्चन MCQ। अगले प्रश्न में हम लोग, अगले चैप्टर में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।